वली साहब भी मौजूद थे। तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से, मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है, ये इस्तदा की है कि इस केस का फ़ैसला जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो कंट्रोवर्सी है जो उससे उठा है, उसका फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करे, फुल कोर्ट जो है वो करे और तमाम जजेस पे मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए और वो इस केस का फ़ैसला करे। हम समझते हैं कि इससे जो है वो अदालत की तौक़ीर और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और वैसे भी ऐसे जज साहबान जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज की जो है वो ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया और इस वक्त जो 63A का फ़ैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरी एक स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो एडमिट हो चुकी है। वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है और अगर उसमें फ़ैसला जो है वो अदरवाइज़ आता है और ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है, तो फिर हमज़ा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी। तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये सारी जो रिव्यू पिटीशन है और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका जो पिटीशन हैं उन सब को जो है वो इकट्ठे सुना जाए और जो MPS D-सीट हुए हैं उनकी भी बाकायदा जो है वो अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 लोगों को D-सीट किया इस बुनियाद पे कि उनके खिलाफ पार्टी के हेड की जो है वो डिक्लेरेशन है। पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी उनको और उस डायरेक्शन पे उन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो D-सीट हुए। और अब भी एक पार्टी हेड की डायरेक्शन है और उनको जो है वो DC उनको जो है वो उनका वोट जो है उसे काउंट नहीं किया गया। अब अगर कल को अगर ये फैसला ये होता है MPS की पिटीशन में कि उनके वहाँ पे भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, तो फिर क्या सूरत बनेगी। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारी ये इस्तदा है और इससे अदालत उज़्मा के वक़ार में इजाफ़ा होगा। उसके ऊपर जो है वो तमाम सियासी जमातों का बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफ़ा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दे और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, वो लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक़ किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं
یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے، اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائم ٹو کم جو ہے یہ ریزالو ہو سکتی ہے. جی میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو. دیکھیں جو راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس ہے وہ فل کورٹ ہی تھی، اور وہ مقدمہ تھا جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی ان کی بابت. اس وقت جسٹس عصمت سعید صاحب جو تھے وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے، اور 8 جج صاحبان نے ان سے منو عن اتفاق کیا. کچھ ڈیسنٹس بھی تھیں اس میں. چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہے شامل ہیں، اور واضح طور پہ لکھا انہوں نے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو موجودہ شکل ہے 63A کی، اس میں ایمفسس جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی سے لے کے پارٹی ہیڈ کو دے دیا گیا ہے. ایک اور 5 رکنی ججمنٹ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو ان کے خلاف ذوالفقار بھٹا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے. یہ جو اس میں ترمیم آئی ہے یہ سیلف سرونگ ہے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے. 5 جج صاحبان کے بینچ نے کہا کہ پارٹی میں جو سب سے مضبوط آواز، رتبہ اور پارٹی کا جو سب سے مضبوط جو ستون ہے وہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ لنچ پن ہے. اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ پارٹی کو ڈائریکشن دیتا ہے، ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، وہ ٹکٹیں دیتا ہے، وہ رکنیت سے نکال سکتا ہے، وہ 63A کے تحت فارغ کر سکتا ہے. تو اس ساری بحث کے بعد آج جو وکیل تھے حمزہ شہباز صاحب کے، انہوں نے عدالت کے روبرو یہ استدعا کی جو رانا صاحب نے کہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ریویو کل کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، جو کہ داخل ہو چکا ہے اور اس کو نمبر لگ چکا ہے، تو پھر تو ساری چیزیں ریورس ہو گئی، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. دوسری بات کہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی آنی ہے یا پارلیمانی پارٹی کی آنی ہے، چاہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، لیکن فل کورٹ نے 2015 میں کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے. وہ غلطی کی درستگی بھی ہو جائے گی جب فل کورٹ بیٹھے گی اور اسے ایگزامن کرے گی. اور تیسرا، اگر ایم پی ایز جن کی اپیلیں پینڈنگ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہمارے کیس میں صرف عمران احمد خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، اور وہ بحال ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی پھر چیزیں ریورس ہوں گی. لہٰذا اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے 7 صدور آج پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ادارے کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. یہ بڑے اہم قانونی نکات ہیں. آئین کی ایک ایسی تشریح کر دی گئی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے، تو آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں. 63A کے ریفرنس میں جو ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس کو ایک دفعہ پوری عدالت بیٹھ کے ایگزامن کر لے. اگر فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں یہ قانون میں ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈلے تو ضرور لیکن گنا نہیں جائے گا، تو ہم انشاءاللہ العزیز پوری عدالت یہ فیصلہ دے سر تسلیم خم کر کے جائیں گے یہاں پہ. یعنی یہ تینوں ججمنٹ جو کنفلکٹنگ ہیں، تینوں ججمنٹ جو ہیں وہ کنفلکٹنگ ہیں. نہیں تو اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے 4 سے 6 دن میں نو کانفیڈنس والا بینچ کنکلوڈ کر لیا تھا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے 5-6 روز میں فکس کر دیا جائے اور سن لیا جائے. اور اگر فیصلہ ادروائز آیا تو پھر کیا ہوگا، اس کا کیا جواب ہے؟ اور اگر پارٹی جی عطا صاحب بات کر رہے ہیں. اگر پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین جو بحال ہو ڈی جائیں سی گے، ہوئے وہ بحال ہوں گے. اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رن آف الیکشن کی نوبت پوری نہیں آئے گی، کیونکہ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ ان 25 اراکین کو ملا کے لے چکے ہیں. تو ان آئیدر کیس یہ کیس انفیکچوس ہو جائے گا اگر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہے. اور ایک اور بات، یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے، وہ کیس پینڈنگ ہے. اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ 7 ووٹوں کا کیا فیٹ ہے.
और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिजाइडिंग अफसर ने किस रूल के तहत और क्या चीज़ें उसके सामने थी जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे। अच्छा ये बताइएगा कि जब वो मेंबर बन रहे थे तो उस वक्त जी जी जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमज़ा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते, क्या फैसला करते जी। नहीं कोई धमकी धौंस नहीं है। नहीं, ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखें ये जो तीनों चीज़ें तारण साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफ़ा होगा या उससे जो है वो कमी होगी और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि जब परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया गया? देखें ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर-ए-आला बन जाएं, वहाँ पे दुआए खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे और उस दुआए खैर में चौधरी शजात साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का एक और बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे। हम मरकज़ में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे और वो सारों के सामने और फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होंगी कि जो क्यू लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अबहाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, वो काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद बाकायदा जो है उनको धौंस से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट हुआ है। तो यही तो तशरीह कराना बात यह है ना कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को थैंक यू जी।